स्टडी कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है हमें डिसीजन लेना है कि किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हमें लेने चाहिए। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो सारे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये बेसिक तो आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं 11th में भी पढ़ा था। एलपीपी की टेक्निक्स, ग्राफिकल मेथड, हमारे सिलेबस में टेक्निक्स और भी होती है, बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है? सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो एलपीपी में क्या होता है कि एक सिचुएशन हमारे पास है, हमें उस सिचुएशन के रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि एक पर्सन है, उसके पास 50,000 रुपीज है और उसे बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, 50,000 रुपए उसके पास हैं। अब 50,000 रुपीज के बाद सेकेंड थिंग पर्सन को क्या चाहिएगी? जमीन, लैंड या शॉप, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके पास एक शॉप भी है या फैक्ट्री है, जो भी है, एक लैंड एरिया है उसके पास। सपोज करो कि 50 स्क्वायर मीटर्स या 20 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है उसके पास। वो रिस्ट्रिक्शन आपको दे दी कि उसके पास इतना जो अमाउंट है ना, पर्सन को बिजनेस शुरू करना है, 50,000 रुपए हैं उसके पास, एक तो, और दूसरा उसके पास लैंड एरिया है, और वो लैंड एरिया जो है वो मान लो 10 स्क्वायर मीटर, थोड़ा ही है उसके पास, 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अब वो जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, वो दो तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा है। एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की सेल से वो अपना बिजनेस करेगा, तो नेचुरल है कि वो अपना अमाउंट इनको परचेज करने में लगाएगा। कुछ अमाउंट से ए को परचेज करेगा, कुछ से बी को परचेज करेगा। अब आपको ये बता दिया जाए कि ए की कॉस्ट कितनी है। मान लो ए आर्टिकल 50 रुपए का एक आता है, और बी आर्टिकल जो है वो सपोज करो 75 रुपीज का एक आता है। बी की कॉस्ट कितनी है? 75 रुपीज। ए की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज पर पीस। एक पीस 50 रुपए का, एक पीस 75 रुपए का। ठीक है, उसके पास है 50,000 रुपीज। और जो प्रॉफिट होगा ना इनको बेचने के बाद, वो प्रॉफिट जो है, सपोज कीजिए कि उसको 5 रुपीज पर पीस का प्रॉफिट तो इस पर होने वाला है, और 10 रुपीज पर पीस का प्रॉफिट बी पर होने वाला है। मतलब ए पर उसे प्रॉफिट कितने का मिलेगा? 5 रुपीज का। बी पर उसे प्रॉफिट मिलेगा 10 रुपीज का। और उसके पास जो भी लैंड है, वो इस लैंड में मैक्सिमम 50 आर्टिकल्स या 80 आर्टिकल्स वो स्टोर कर सकता है। कितने आर्टिकल्स की स्टोरेज है उसके पास? जितनी भी आर्टिकल्स है उसमें वो 80 से रख सकता है अपनी शॉप में बस। या तो लैंड एरिया डिफाइंड होगा कि इस आर्टिकल को इतनी जगह चाहिए, इसको इतनी जगह चाहिए, या तो ऐसे करके देंगे तो 10 स्क्वायर मीटर को यूज करेंगे, या आपको ये बता दिया उसके पास जो भी लैंड अवेलेबल है ना, उसमें जो भी जगह अवेलेबल है वो उसमें इतने ही आर्टिकल रख सकता है, चाहे फिर वो ए वाले हो या वो बी वाले हो। तो अब आप बताओ कि वो कितने पीस तो ए के खरीदे और कितने पीस वो बी के खरीदे, ताकि उसको मैक्सिमम होता है ऑप्टिमाइज। एलपीपी के मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द क्वांटिटी विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। वो क्वांटिटी जिसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब समझते हो ना? मैक्सिमम करना है या मिनिमम। ये प्रॉफिट हो सकता है, ये कॉस्ट हो सकती है, ये कोई और चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी चीज है ऑप्टिमाइजेशन जिसका करना है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये नॉर्मली z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड एक लीनियर फंक्शन होता है। जैसे ये होता है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c टाइप का फंक्शन। इसमें a b c कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। आपके सिलेबस में जो टेक्निक्स जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, दे आर रिलेटेड विद 2 वेरिएबल्स ओनली। 2 वेरिएबल से ज्यादा का क्वेश्चन आपको
नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू विल बी गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स ओनली। तो z इज अ फंक्शन ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c, ठीक है। और ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हम या तो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे या मिनिमाइज करना चाहेंगे। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो होते हैं कंस्ट्रेंट्स। नंबर 2 पर इसमें क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है, आप ब्रीफ में कह सकते हो, कंडीशंस। जिन कंडीशंस के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये कहा था ना 50,000 रुपीज है और एक चीज x रुपए की आएगी, दूसरी y की, तो x प्लस वाई 50,000 से कम ही होना चाहिए या 50,000 हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमारे पास, अब हम एक जगह है हमारे पास, हम 80 आर्टिकल्स रख सकते हैं, तो x प्लस वाई और इक्वल टू 18 ही रहेगा, वो 80 रहेगा, 80 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो जो कंडीशंस होती है ना कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। जिन कंस्ट्रेंट्स में एटलीस्ट आता है वहां ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन निकालते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए। तो मिनिमम के केस में हमेशा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू मिलेगा। कई जगह लिखा होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, वहां हम सिंबल लेस देन इक्वल टू का मिलता है। तो कभी इंटरप्रिटेशन पूछ ली जाए आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू इन अ लीनियर कंस्ट्रेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है एटलीस्ट, जैसे मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है ना, तो आप क्या बोलोगे? एटलीस्ट 50, मिनिमम 50। और अगर यहाँ 50 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 50 है, तो इसका मतलब क्या है? एटमोस्ट 50 या मैक्सिमम 50, ये मीनिंग होता है इसका। तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं ये भी लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं, वो भी किसमें? 2 वेरिएबल्स में। तो दीज कंस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज लीनियर इन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये वो चीजें होती हैं जो आपने 11th में जिनके ग्राफ बनाए थे। 11th क्लास में आपके ग्राफ के क्वेश्चंस आते थे ना, तो उन ग्राफ के क्वेश्चंस में आप ग्राफ बनाते थे, कोई 3-4 इनइक्वेशंस गिवन होती थी, उनका ग्राफ प्लॉट करते थे। ये वो वाली चीजें होती है, ये कंस्ट्रेंट्स। नंबर 3 पर आता है नॉन नेगेटिविटी या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब तो फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे आपके। अगर फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये ना लिखने के नंबर कटते हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जो भी आपका वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं होगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल नेगेटिव नहीं हो सकता, ये होती है नॉन नेगेटिविटी या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। 3 चीजें ये हो गई। इन 3 चीजों से कोई भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है। आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, एक z फंक्शन होगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे और साथ में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगे। फिर इसके बाद आता है कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालते हुए क्या होगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी इनइक्वेशंस हमें दी जाएंगी ना, उनका ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लो एक ये लाइन आ गई, एक ये वाली लाइन है, एक इस तरह की लाइन है, एक इस तरह की लाइन है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जब हमें बोला जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है? फर्स्ट में या फोर्थ में? तो इसका मतलब सॉल्यूशन लाई करेगा फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हमें लिख कर दिया होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव का मतलब y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड में। इसका मतलब सॉल्यूशन लाई करेगा इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, इन दोनों में आएगा। और जब दोनों चीजें दे दी तब क्या होगा? जब दोनों चीजें दे दी तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट। दोनों में कॉमन तो फर्स्ट है ना, तो जब दोनों चीजें दी जाएंगी तो हमें वो चीज लेनी है जो दोनों जगह आ रही है। तो दोनों जगह कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट। तो हमारा आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसलिए जब दोनों चीजें दिखाई दे ना, तो एक एरो ऐसे भी लगाना चाहिए। ये जो ऊपर की तरफ एरो गया, इसका मतलब क्या है?
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, इस ऊपर की तरफ जाती हुई एरो का मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? y एक्सिस की। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये होता है। तो x इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस में होता है? y एक्सिस में। और y इक्वल टू 0 किस में होता है? x एक्सिस में। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एरो ऊपर की तरफ लगेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एरो राइट साइड में जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, और वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये इस तरफ जाएगा। तो ये एरो होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। लिखना नहीं, बस आप इसको ऐसे शो करेंगे। तो इनके एरोस कैसे शो करने, ये तो हो गया। अब सपोज करो कि आपने ओरिजिन टेस्ट लेते हैं और ये सब चीजें सीखी हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब मैं दोबारा एक्सप्लेन भी करूंगी। अभी तो फिलहाल हम इसके बेसिक्स पढ़ रहे हैं। मान लीजिए सब कुछ डिसाइड करके ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आ सकता है ना सोल्यूशन। तो ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, जिसको हमने शेड किया, दिस शेडेड रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वो जहां हमारा सॉल्यूशन लाई करेगा। जो सभी इनइक्वेशंस का कॉमन होता है ना, जैसे मान लो इसके नीचे लेना था, इसके भी नीचे लेना था, इसके ऊपर लेना था, इसके ऊपर लेना था, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पर ये कॉमन आ जाता है। ये काम तो करना सीखा था ना 11th में। तो ये रीजन आ गया। तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन में से ही कहीं हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो एलपीपी हमें दिए, उस एलपीपी का सॉल्यूशन कहाँ आएगा? इस फिजिबल रीजन में आएगा। अब इस फिजिबल रीजन में देखो तो कितने पॉइंट्स हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन दिस फिजिबल रीजन। क्यों? वो तो ये है, मान लो मैंने इस कॉर्नर को नाम दे दिया ए। पहले तो इसको नाम दो ए। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगन, ये जो पॉलीगन बना आपका, ये फिजिबल रीजन है। इस पॉलीगन का नाम क्या हो गया? इस पॉलीगन का नाम है ए बी सी डी ई एफ ए। वापस इस पर आ गए। ठीक है, अब इतने सारे इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स है अंदर। अब बहुत सारे पॉइंट्स है तो हम कितने रख रख के देख सकते हैं? हमारी भी तो लिमिटेशंस है ना, हम कुछ रख कर देख सकते हैं, सारे तो नहीं रख सकते। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है? अब यहाँ एक रिजल्ट है जो हमारी हेल्प करता है कि फिजिबल रीजन में हमें क्या चाहिए? हमें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब वी वांट अ सॉल्यूशन वेयर z विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन तो ये है ना, z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो। हमें तो z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर हम खाली कॉर्नर्स भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स बन रहे हैं, और बीच के देखें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। तो हम कहाँ चेक करें? हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन कहाँ आएगा? तो जो हमारा सिलेबस है उसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो दो तरीके हैं, दो मेथड होते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के। एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, एक्सट्रीम कॉर्नर मेथड, और एक होता है आइसोप्रोफिट या आइसोकोस्ट मेथड। ये आपकी बुक में लिखे होंगे। ठीक है, एक तो कौन सा मेथड है जिसको बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड, दूसरा होता है आइसोकोस्ट या आइसोप्रोफिट मेथड। ये दो चीजें होती हैं। तो हमें ये तो करना ही नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा मेथड है? कॉर्नर पॉइंट मेथड है। ये कॉर्नर पॉइंट मेथड, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए। एलपीपी को सॉल्व करने के दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक आइसोकोस्ट या आइसोप्रोफिट मेथड। ये पेज नंबर 11 पर आपको लिखकर दिया हुआ है। ये ग्राफिकल मेथड्स की दो टेक्निक्स हैं। अब इनमें से जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है, इसमें थ्योरम ये कहती है, रिजल्ट ये कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर मिलेगी तो कॉर्नर पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी फंक्शन की किसी भी फिजिबल रीजन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आती है तो कहाँ आती है? कॉर्नर पर आती है। इसका मतलब हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें ये कॉर्नर्स पता होने चाहिए।
ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये पता होना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ हमें पता करने पड़ेंगे। अब इनका पता कैसे चलेगा? आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको ये आराम से पॉइंट्स पता चल जाएंगे, ग्राफ पेपर से आप रीडिंग कर सकते हो। लेकिन ना कई बार ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं 3/7 4/7, अब इन पॉइंट्स को तो आप ग्राफ से रीड नहीं कर सकते ना। ग्राफ में आप मैक्सिमम जैसे 1.1 1.2 1.3 आपको डेसिमल नंबर्स पता चल जाएंगे, लेकिन ऐसे मेथड्स ऐसे नंबर्स पता नहीं चलेंगे। तो इनको कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम लोग हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे मान लो ये सी पॉइंट चाहिए हमें, तो सी पर जो दो लाइंस आ रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इनकी जो जो इक्वेशन है इक्वेशन सॉल्व कर लो रफ में, फेयर में नहीं करना। फेयर में क्यों नहीं करना? क्योंकि फेयर में उसको सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं है। आप चाहे 4 पेज भरकर आ जाओ, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, हम देखेंगे भी नहीं उसको, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। तो आप कहाँ करो, रफ पेपर पे सॉल्व करो और यहाँ पॉइंट लिख दो, सी ये बनता है। डी निकालना है तो डी हर एक पॉइंट के ऊपर आपको दो दो लाइंस मिलेंगी, क्योंकि ना ज्योमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने, ज्योमेट्री क्या कहती है, दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हर पॉइंट के ऊपर कितनी लाइंस मिलेंगी? दो। ए पर दो लाइंस कौन सी हैं? एक तो वाई एक्सिस और एक ये हो गई। बी पर एक वाई एक्सिस, एक ये वाली लाइन हो गई। सी पर भी दो है, डी पर भी दो है, ई पर भी, एफ पर भी। हम ये सारे कॉर्नर्स रीड करेंगे, इन कॉर्नर्स की वैल्यू निकालेंगे, और इन कॉर्नर्स की वैल्यूज को निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद तो बस एक छोटा सा काम हमारा रह जाएगा, और वो छोटा सा काम ये होगा कि जो हमारा z फंक्शन था ना, जो भी था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप में, तो जो भी हमारा z फंक्शन था ax प्लस बी वाई प्लस सी, हमें इस z की वैल्यू निकालनी है। पहले a पर, फिर b पर, फिर c पर, फिर d पर, फिर e पर, फिर f पर। अब यहाँ पर काम कम ज्यादा किस हिसाब से होगा? जितने कम कॉर्नर्स उतने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जितने ज्यादा कॉर्नर्स उतना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वैल्यू लेनी हर कॉर्नर के ऊपर है, सभी कॉर्नर्स पर वैल्यूज निकालेंगे। अब इन वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा वो मैक्सिमम का आंसर, जो सबसे कम वो मिनिमम का आंसर, बस। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हो गए? पहले प्लॉट किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के क्या किया? कॉर्नर्स निकाले, कॉर्नर्स निकाल के क्या करना है? जेड में पुट करना है। जेड में पुट करके मान लो ये आया 150, ये 155, ये 170, ये 192 आ रहा है, ये 200 और ये 140 आ रहा है। सपोज मैंने वैसे वैल्यूज भर दी, तो अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 200, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 140। तो मैक्सिमम आएगा ई पर और मिनिमम आएगा, पता चल जाएगा। तो ग्राफ से देखकर हम आराम से बता सकते हैं कहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कहाँ मिनिमम वैल्यू आएगी। अब ये केस था बाउंडेड वाला, आज मैंने सिर्फ बाउंडेड वाली बात डिस्कस की है, एक अनबाउंडेड का भी आता है, उसे कल करेंगे। तो बाउंडेड के केस में जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप प्लॉटिंग, सेकेंड स्टेप कॉर्नर्स, थर्ड स्टेप पुटिंग, और फोर्थ स्टेप असेसमेंट कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स है ना, मान लो 40 0 रखने पर आया तो x 40 y 0 पर मैक्सिमम आता है, ऐसे मतलब आंसर हम पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक केस बनता है, जब कई बार मान लो आपने आंसर निकाला, सपोज करो कि सी पर भी 200 आ गया, सी पर भी 200 आ गया और डी पर भी 200 आ गया। मान लो दो दो पॉइंट्स आपके पास ऐसे आ गए, मैक्सिमम वैल्यू दो दो जगह आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू सी पर भी आती है, मैक्सिमम वैल्यू डी पर भी आ रही है। तो क्या करेंगे? तो उस केस में सी डी पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सॉल्यूशन में आएंगे। मतलब सी पर भी मैक्सिमम आ गया, हमें मैक्सिमाइज करना था, डी पर भी मैक्सिमम आ गया, तो सी और डी को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन के सारे पॉइंट्स मैक्सिमम आंसर देंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? अब आप कितने पॉइंट्स मान सकते हो? सी डी पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट बेटा, कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट मैनी। तो हम कह देंगे कि यहाँ इनफाइनाइट मैनी आंसर्स हैं। तो एक एलपीपी में भी तीनों केस होते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। नो सॉल्यूशन कब? जब ये फिजिबल रीजन ही ना आए। अब आपने प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग करके एक लाइन इधर चली गई, एक इधर चली गई, कॉमन तो कुछ आया ही नहीं। जब कॉमन कुछ निकलेगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस भी होता है। कॉमन आ गया, फिर हमने चेकिंग की, मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पर आई तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और मैक्सिमम
वैल्यू या मिनिमम, जिसको भी असेस कर रहे थे 2 पॉइंट्स पर आई तो इनफाइनाइट का केस है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल बातें डिस्कस की हैं बेटा, आपसे ये भी जरूरी थी क्योंकि वो जो वीडियो मैंने सेंड किया था ना, उसमें ये तो बताया जा रहा था कि सॉल्व कैसे करना है, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस नहीं हुई।